अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही है और अब तहरीक इंसाफ 10 जुलाई से पहले लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है इस रजीम चेंज के खिलाफ। उनका कि जिन आपको पता है कि जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तहरीक इंसाफ का एक ही बयानिया है, साजिश का बयानिया। और दो हमारी जो अस्करी क़यादत है, DGISPR हैं, ये 12 टेलीविज़न पर भी आकर ये कह चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, ना ही किसी ने ये कहा कि साजिश हुई है। लेकिन इमरान खान अपने बयानिए पर कायम हैं और वो DGISPR से उन्होंने कहा कि आपका काम नहीं है हमें बताना कि साजिश हुई है या साजिश नहीं हुई है। अब वो इस बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर वो अपने कारकुनान को मुतहरिक कर रहे हैं। इससे पहले जब वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, हम सबको पता है क्या हालात थे। मौजूदा हुकूमत ने भी गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू किया, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया, रास्ते बंद किए गए। जबकि तहरीक इंसाफ का ये दावा था कि अगर आप रास्ते खोलते, लोगों को तंग ना करते, तो मैं 20 से 25 लाख लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे कर सकता था। अब जो 10 जुलाई से पहले तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, क्या बाकी 20 से 25 लाख लोग तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद लेकर जाने में कामयाब हो जाएंगे और ये धरना होगा या सिर्फ एक जाकर जलसा करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वापस आ जाएंगे? आज तो बहरहाल ये लोग महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, आप लोगों का हक है, आईनी जमहूरी हक है एहतजाज करना, लेकिन किसी माहिर मौशियात से बात करें तो वो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी यही है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। जब आप लोग इक़्तिदार में थे, आप भी यही उज़्र पेश करते थे कि जब पीपल्स पार्टी ने महंगाई मुकाओ मार्च किया, आप लोग भी यही कहते थे कि पूरी दुनिया में, इस खित्ते में महंगाई है, तो ये इन लोगों को इस चीज का अदराक होना चाहिए। तो आज भी ग्राउंड रियलिटी सर यही है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, तो आप लोगों का मार्च फिर किस चीज के खिलाफ है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि महंगाई है बेशक और पूरी दुनिया में है और उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। हमने कल भी ये कहा था, हम आज भी ये कहते हैं, लेकिन उन इंटरनेशनल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने मसले को ज्यादा गंभीर बना दिया है। मिसाल के तौर पर, अगर ये बर वक्त फैसले नहीं करेंगे, अगर ये सियासी तौर पर मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी तो वो मसाइल बढ़ जाएंगे। अगर आप सही फैसले नहीं करेंगे और आपका डॉलर जो है बढ़ता चला जाएगा और रुपया गिरता चला जाएगा, तो वो इंटरनेशनल फैक्टर्स के बरक्स है। अगर इस मुल्क में पैसा चोरी होता रहेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपनी जाती तिजोरियां भर के मुल्क का सरमाया बाहर मुंतकिल होता रहेगा, तो ये इंटरनेशनल फैक्टर नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर चोर बाजारी है जिसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप बगैर मुल्की कर्जे लेते रहेंगे और उन कर्जों को आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और ठेकेदारों के जरिए, कमिश्नरों के जरिए अपनी जेबों में मुंतकिल कर देंगे, तो वो इंटरनेशनल फैक्टर नहीं, वो मकामी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी तो कुछ मिल नहीं रहा ना शाह साहब, अभी तो IMF से पैसे नहीं मिले हैं, किसी दूसरे मुल्क ने भी हमें पैसे नहीं मिले, अभी तो कहीं से पैसे मिले भी नहीं ना शाह साहब। क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले कि क्योंकि अभी IMF कुछ प्रायर एक्शंस पूरे नहीं हुए सर। तो प्रायर एक्शन किसने पूरे करने हैं? इन्होंने करने हैं ना। और उन प्रायर एक्शन को पूरा करने से पहले इनको ये सोचना चाहिए कि क्या मईशत में और पाकिस्तानियों में वो सकत है बर्दाश्त करने की, तो वो कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि 18 दिन के अंदर 84 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए और 115 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी जाए, 45% गैस की कीमत बढ़ा दी जाए, 10 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी जाए? तो क्या इससे आपकी मईशत का पहिया चलेगा? क्या इससे ज़राअत तरक्की करेगा? ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना है। क्या ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं या IMF ने कहा है कि आप फर्जी फिगर्स दें, आप फिगर फजिंग करें और बजट एस्टिमेट्स वो दें जो कि अनरियलिस्टिक हों, तो वो कैसे कबूल करेंगे?
नहीं तो सर, अगर आईएमएफ की बात नहीं सुनते, आईएमएफ के प्रायर एक्शंस पूरे नहीं करते, आज जो आप कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने करते हैं, ये प्राइसेस नहीं बढ़ती, तो सर पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपके पास तो इतने रेमिटेंस भी नहीं है, आपके पास तो इतना पैसा नहीं पड़ा कि आप जो है ना वो खर्च कर सके। कब तक करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्लानिंग ही नहीं है सर। तो आप नहीं समझते, अगर आप लोग भी इनकी जगह होते तो सर आप लोगों को भी ये करना पड़ता। जी नहीं, जी नहीं, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इन्होंने उजलत में अदम एतमाद करके बैरूनी इशारों पर इन्होंने हुकूमत तो संभाल ली, लेकिन मईशत को संभालने का इनके पास कोई प्लान नहीं था। वहां से चल पड़े बिलावल साहब महंगाई मकाओ मार्च करने। अब बिलावल खामोश क्यों है? अब वो उनको सांप क्यों सूंघ गया है? अब महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो ड्रामा था, वो एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था हमारी हुकूमत पर शब खून मारने का। देखिए, ये सारे हकायक कौम जानती है और लोग इनका असली चेहरा पहचान गए हैं। और वो क्या है? इन्होंने आना था अपने केसेस को दफन करने के लिए। जैसे कि गुलाम दस्तगीर खान कह चुके हैं, हम अगर ये न करते तो हम जेलों में होते, हम नाअहल हो चुके होते, हम घर बैठे होते। खुरम दस्तगीर ने कहा है, सुने, खुरम दस्तगीर साहब कहते हैं कि इमरान खान के फाशिस्ट प्लान थे। आप लोगों के ये प्लान थे कि पूरी ऑपोजिशन को डिस्क्वालीफाई करवाते, क्योंकि आप लोगों को ये खौफ था कि जो हालात हो गए हैं मुल्क के, तो आप लोगों को किसी अवाम ने कोई एक वोट नहीं डालना है। इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग ये प्लान कर चुके थे एक इदारे के साथ मिलके कि आप लोगों ने पूरी ऑपोजिशन को डिस्क्वालीफाई करवाना है, इसीलिए उन्होंने ये सारा प्लान किया। ये खुरम दस्तगीर साहब ने ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। और कौम इतनी सादा नहीं है कि इनकी लफाजी को मान जाएगी। लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। नैब का इदारा हमारे ताबे न था, न है, न कभी था। अदालतें आजाद हैं। आपने आकर, इस हुकूमत ने आकर नैब का इदारा जो है वो दफन कर दिया है। इन्होंने आके वो दीवार खड़ी की है। खौफ इनको था, हमें नहीं। ओपन एंड शट केसेस उनके थे जो हमारे बनाए हुए नहीं थे, हमारे पैदा करदा नहीं थे। इनको अपना खौफ खाया जा रहा था और उस खौफ से बचने के लिए इन्होंने ये वारदात की है और कौम पहचान गई है। और अगर लोग हमारे साथ नहीं थे तो लाखों की तादाद में जलसों में लोग क्यों आ रहे हैं? इस गर्मी की शिद्दत में लोग क्यों आ रहे हैं? इमरान खान को क्यों सुन रहे हैं? उसका बयानिया आज जो लोगों पर गालिब कैसे आ गया है? सर, साजिशी बयानिया आप गालिब तो ले आए लोगों पर, लेकिन आपकी अस्करी क़यादत देखे ना क्या कह रही है। DGISP बार बार ये वाजे कर चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम सर्विसेज चीफ थे, किसी ने इस बात की जो है वो तस्दीक नहीं की कि साजिश हुई है। आप लोगों ने साजिश का शामिल किया है। सुन लीजिए ना, हम बार बार उसकी वजाहत कर चुके हैं कि उनकी मीटिंग ही में सियासी मदाखलत का एतराफ किया गया था और उसी मीटिंग ने कहा था कि डिमार्श किया जाए। हम भी बार बार वही दोहरा रहे हैं। सही, लेकिन सर एक तरफ ये कहते हैं कि इस मौजूदा जो हुकूमत है इनका इसलिए प्लान था कि ये आप लोगों को साइड पर करना चाहते थे। अगर तो इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करनी थी सर उनको जरूरत क्या थी अमेरिका के सहारे की? सारी जमातें इकट्ठी हुई, अदम एतमाद लेकर आए सर, नंबर्स उन लोगों ने पूरे किए सर। तो अमेरिका की साजिश का इन लोगों को क्या फायदा होना था सर? कितना मासूमाना तज्जिया कर रही हैं आप। ये सारे इकट्ठे हो गए, कैसे हुए? ये वो लोग जो 3.5 साल असेंबलियों में बैठकर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को कोसते रहे, उन पर तनकीद करते रहे, उनकी लेजिस्लेशन पर मुखालफत करते रहे, ये यकदम कैसे इकट्ठे हो गए? वो लोग जब फैटफ की कानून साजी की मुखालफत करते रहे, मैं हैरान हूँ। आज अपने आप को मुबारकबाद दे रहे हैं। किस मुंह से वजीर आजम बिलावल को मुबारक दे रहे हैं जिसने वॉकआउट किया लेजिस्लेशन पर, जिसने मुखालफत की उस बिल की, उनका क्रेडिट ले रहे हैं? तो झूठ है ना। कौम जानती है कि ये झूठ है, ये फरेब है और लोग इतने मासूम नहीं है। इनके फरेब में कौन आएगा अब?
लेकिन सर आप ये तो इस चीज को तो आप एडमिट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3.5-4 सालों में जब आपकी हुकूमत रही है, आप लोगों ने इकदाम किए, सिर्फ आप लोगों ने नहीं, अस्कर क़यादत ने, जाहिर है आप लोग एक पेज पर थे, सबने मिलकर इकदाम किए। लेकिन अभी एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग जब तक खत्म नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सर अगर फैटफ आपको ग्रे लिस्ट से निकाल रहा है, इसका मतलब ये सब काम रुक गए हैं, ये अभी फिलहाल ये काम नहीं हो रहे हैं, और आप ग्रे लिस्ट से तब तक निकले रहेंगे जब तक आप इन चीजों पर अमल दरामद करते रहेंगे। जब आपका ये अमल दरामद इन तमाम एक्शन प्लान से हट गया, आपको फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आप ये समझते हैं ना कि मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। कंफ्यूज मत होइए। ग्रे लिस्ट और चीज है और IMF की कंडीशनलिटीज और हैं। ग्रे लिस्ट का ताल्लुक है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना, और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है और जो करते रहे वो आपके सामने है, और टेरर फाइनेंसिंग को चोक करना, और उस पे अल्लाह के फजलो करम से हमने इक़दाम उठाए। और आज के अब जो इजलास हुआ है अभी जर्मनी में, उसने एतराफ़ किया कि जितना एक्शन प्लान था वो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन जिन इदारों ने मिलकर हमारे साथ काम किया था। अब ये कहते हैं जो 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 पूरी बारात में नहीं थे, ये जनाब सेहरा अपने सर सजाना चाहते हैं, जिनका जिक्र ही नहीं था दास्तान में, वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। सही, लेकिन सर अभी तो हम शादियाने तो बजा रहे हैं, लेकिन अभी अक्टूबर में फैटफ की टीम ने आना है, दोबारा से जायजा लेना है कि जिनके एक्शन मुझे मालूम है, मैं सारा प्रोसेस समझता हूँ, हुआ या नहीं हुआ जी, सारा प्रोसेस मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है उन्होंने आना है। इंशाल्लाह वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, ऐसे नहीं किया, वो गोल पोस्ट आगे बढ़ाते चले गए। इतनी सख्त शराइत कभी किसी पर आयद नहीं की गई जो पाकिस्तान पे की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की थी, और इंशाल्लाह विजिट होगा और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर 10 जुलाई से पहले फिर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं शाह साहब आप लोग, ऐलान होगा 10 जुलाई से पहले सर? अभी तो हम आज रात इस महंगाई और तबाही का रोना रोने जा रहे हैं, और आज पूरे पाकिस्तान के हर शहर में एक पुरअमन एहतजाज होगा। इस नाकाम हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज का आज उसके खिलाफ एहतजाज होगा। इमरान खान साहब 10वें कौम से खिताब भी करेंगे, लोगों से एड्रेस भी करेंगे और बताएंगे कि मईशत वो कहाँ छोड़ के गए थे। 6% ग्रोथ हो रही थी, 28% एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी थी, हाईएस्ट रेमिटेंसेस थी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन थी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही थी, टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा था, और इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। जो इनकी साजिश और मदाखलत की वजह से सारा काम रुक गया है और सारा इस वक्त निजाम ठप होकर रह गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर साहब, आज तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है, मार्च कर रही है, फिर 10 जुलाई से पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करना है। जितनी महंगाई हो चुकी है मज़हर अब्बास साहब, आपको लगता है कि अब तहरीक इंसाफ अब इस पॉइंट को बाय करने की, इस बयानिए को बाय करने की कोशिश करेगी, लोगों में इस चीज को ज्यादा इंडल्ज करेगी कि महंगाई का अब जो इशू है वो आगे आ गया, साजिश, अमरीकी साजिश, रजीम, ये सब कुछ इतना पीछे रह गया है कि लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अगर लोग बाहर निकले महंगाई के खिलाफ तो ज्यादा मुश्किल होगी मौजूदा हुकूमत के लिए। जी शुक्रिया शादिया। यकीनन ये इस वक्त ऐसा माहौल है कि जिसको अगर तहरीक इंसाफ, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, वो अगर इस ऐसे अहम मसले पर एहतजाज करती है, देखना ये कि वो कितना मौसर एहतजाज करते हैं। और ज़ाहिर है वो आज तो एक तमाम शहरों में और शायद बैरून मुल्क भी उन्होंने खिताब करना है। तो आज तो महज ये खिताब है तमाम शहरों में इमरान खान साहब का, लेकिन इसके बाद का क्या लाएमल होगा वो इम्पोर्टेंट है।
क्या फिर एक लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे या एहतजाज का कोई मुख्तलिफ तरीक़ा अडॉप्ट करेंगे? इश्यूज़ तो हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको इमरान खान चाहें, तहरीक इंसाफ चाहे तो बहुत मौसर अंदाज में एक्सप्लॉइट कर सकती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि एहतजाज के वो कौन से रास्ते इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ जाहिर है, लेकिन आपको लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ को रियलाइज हो गया है, जाहिर है उन्हें अपनी सियासत भी तो करनी है, अपने आप को एक्टिव भी तो रखना है, अपने आप को जिंदा भी तो रखना है। अब उनको शायद ये चीज समझ में आ गई है कि इस हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, नए इंतखाबात 2023 में ही होने हैं, इसलिए एहतजाज करके लोगों को मोबिलाइज करना और नए इलेक्शंस की तैयारी करने में ये लोग लग गए हैं। अब ये चीज उनको रियलाइज आपको लगता है हो चुकी है कि मौजूदा हुकूमत अर्ली इलेक्शन नहीं करवाने लगी, अब फौरी इंतखाबात का कोई चांस नहीं? जी, नज़र तो यही आ रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से एक बड़ी सियासी गलती ये हुई कि उन्होंने बहुत जल्दी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी और फिर उस मोमेंटम को वो बरकरार नहीं रख सके। जो 25 मई की कॉल दी थी, अब आप देखें कि उसमें इतना बड़ा गैप आ गया है, तो वो मोमेंटम वो बरकरार नहीं रखे। मेरा ख्याल है जब एक्सट्रीम एक्शन जो होता है वो बिल्कुल सबसे आखिर में दिया जाता है एहतजाज के, लेकिन वो उन्होंने सबसे पहले दे दिया और उसमें जो कुछ भी हुआ उसके बाद के वक्त में रखते तो आपको लगता है वो ज्यादा मौसर होता? मजहर साहब, अगर इस वक्त में जब पेट्रोल इतना पीक पे है, डीजल महंगाई, फिर बिजली महंगी, तो लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है चीजें बाहर निकलने की। देखिए, एहतजाज के लिए एक टेम्पो बनाना पड़ता है, एक इश्यूज ऐसे लोग हमारे यहाँ बदकिस्मती से, हालांकि महंगाई पे इस तरह की महंगाई है कि लोगों को खुद सड़कों पे आना चाहिए लेकिन नहीं आते हमारे यहाँ, उनको मोबिलाइज करना पड़ता है, आपको एक टेम्पो बिल्ड करना पड़ता है, फिर आपके सामने कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि आप आके क्या करेंगे, इसके बाद इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। क्या आज इमरान खान ये ऐलान कर सकते हैं कि वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे? नहीं कर सकते। तो उनके पास कौन सा ऐसी जो टैक्टिक्स होगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी अहम बात, अब ज़िमनी इलेक्शंस भी हो रहे हैं। अब एक इमरान खान साहब ने कल या परसों में ये फैसला किया है कि वो NA 245 जो डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात के बाद थी, उस पर अब इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर उस पर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो क्या शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि कौमी असम्बली से तो उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है। तो क्या वो इलेक्शन लड़के वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि कराची में उनकी जो वोट है वो आज भी बरकरार है, और शायद NA 240 में भी अगर वो हिस्सा लेते तो ज़्यादा अहम होता। लेकिन उससे ज़्यादा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं शादिया। एक तो ये कि अगले माह कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, कराची, हैदराबाद और बदीन में 17 जुलाई को। वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कराची में उनकी 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 25 के करीब जो है सूबाई असम्बली की। फिर एक चीज़ जो लम्हा फ़िक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए भी, वो ये कि 26 जून को जो बाकी सिंध के अजला हैं उधर बल्दियाती इलेक्शन है और वहाँ तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा क्यों है कि उधर नहीं नज़र आ रहे? फिर पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पंजाब का जो सियासी बुरान है उसमें वो इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन, तो पूरा मूड, इलेक्शन मूड तो बन गया है। लेकिन ये बात अब बल्दियाती इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस हो या ज़िमनी इंतखाबात हो, आपको ज़ाहिर है अवाम को कुछ सेल करना पड़ता है, अवाम में एक बयानिया बनाना पड़ता है। मौजूद अब जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं या बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा बयानिया आप लोगों में ज्यादा सेल कर पाएंगे? रजीम चेंज का, अमरीकी साजिश का, मुदाखलत का, या महंगाई का बयानिया ही ज्यादा बिकेगा क्योंकि लोग इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं? अब जाहिर है आपने अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि आप हमें वोट दें, तो क्यों दें? आपके पास ऐसा क्या प्लान है? पिछली हुकूमतों ने क्या किया है या मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? कौन सा बयानिया बिकने वाला है इन ज़िमनी इंतखाबात में? हज़र साहब देखिए, इलेक्शन की बिल्कुल अलग साइंस होती है शादिया। इलेक्शन जो है वो एहतजाजी जलसों जुलूसों से बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती है, ख़ास तौर पे पंजाब जैसे इलाक़ों में जहाँ फैमिलीज़, ख़ानदान बहुत अहमियत रखते हैं। और ये आपको नज़र आ जाएगा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में। वो ज़माना अब नहीं है कि खंबे को वोट मिले, लेकिन तंजीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपकी तंजीम कैसी है, इसका भी रिफ्लेक्शन जो है आपको नज़र आएगा। अब जो बल्दियाती इलेक्शंस कराची में होंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि PTI तंजीमी सतह पे कहाँ खड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इम्पोर्टेंट है। और फिर जाहिर है एक आपके पास एक एडवांटेज है कि जो सूरत हाल है मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो
जिस तरह की महंगाई है उसका जवाब उनके पास फ़िलहाल नहीं है, मां सिवाय इसके कि सब वो पिछली हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें अर्बन वोट जो है ख़ासतौर पे कराची शहर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कराची शहर में बहुत सी सियासी क़ुव्वतें हैं, उनके दरमियान से तहरीक इंसाफ कैसे निकलेगी। अब तहरीक इंसाफ कराची में क्या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेगी, खुद लड़ेंगे, फिर सामने MQM है, तहरीक लब्बैक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो कराची का बल्दियाती इलेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जो इस वक्त पॉलिटिक्स पंजाब में हो रही है उसके नुक्ते नज़र से पंजाब के ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शंस हैं, ये क्योंकि ये 20 ज़िमनी इलेक्शंस वो हो रहे हैं जो या तो आज़ाद उम्मीदवार ने जीत कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे या तहरीक इंसाफ ने जीती थी नशिस्तें, और ये नशिस्तें फिर डी-सीट हो गई। तो अब अगर PTI ये ज़िमनी इलेक्शंस नहीं जीतती या इसमें जो है 60-70% PTI को नहीं जीतती, तो PTI के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लिए तो भी इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात आइंदा आने वाले इलेक्शंस की टोन सेट करेंगे ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक लब्बैक हो, मतलब कि ज़िमनी इंतखाबात में एक टोन तो सेट होगी, एक ट्रेंड तो सेट होगा आइंदा जनरल इलेक्शंस के लिए। ज़ाहिर है अवाम ने अब ये सोच के वोट ऐसा तो नहीं है कि ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं तो आप नून लीग को वोट दें और जनरल इलेक्शन हो जाए तो आप PTI को वोट दे दें या पीपल्स पार्टी को वोट दे दें। वोटर इतने अरसे में तो अपना माइंड नहीं बदलता ना नज़र अब्बास साहब। देखिए यही देखना है कि ज़िमनी इलेक्शन और उससे ज़्यादा बल्दियाती इलेक्शन में बल्दियात के ज़ाहिर है लोकलाइज्ड इशूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको बहुत अहमियत देते हैं कि कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा उनके लोकल इशूज़ को एड्रेस कर रही है, ज़्यादा उनके करीब है, उन हलकों में उन अपने इलाके के लोगों को जो उम्मीदवार होते हैं उनके कैरेक्टर को देखते हैं, जमात को देखते हैं, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये आम इंतखाबात के लिए एक आप समझ लें कि जो आप टेस्ट मैच से पहले को ट्रायल मैच खेलते हैं, ये वो है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इस वक्त लॉन्ग मार्च वगैरह की कॉल दे के वो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लेंगे। उससे बेहतर ये है कि अगर वो इलेक्शन स्ट्रेटजी पे जाएं, अपनी तंजीम साजी पे जाएं और साथ में इस एहतजाज को करते रहें जो महंगाई वाला एहतजाज है। ज़ाहिर है महंगाई एक ऐसा इशू है जिसमें हुक्मरान जमात की जो भी जमातें हैं हुक्मरान इत्तेहाद की, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि वो कैसे जस्टिफाइड करें पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में जो वो है उन्हें जाके कन्विंस करना पड़ेगा अपने नुक्ते नज़र से। तो मेरा ख्याल है कि अब आम इंतखाबात गालिबन यही लग रहा है कि वो अगले साल ही होंगे, लेकिन उससे पहले जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सेट टोन कर देंगे अगले इलेक्शंस की। यस, बहुत बहुत शुक्रिया सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। माहिर मुआशियात डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तरफ ताजिर सरापा एहतजाज है, दूसरा आज से PTI अपने प्रोटेस्ट शुरू करने जा रही है, महंगाई के खिलाफ महंगाई मार्च करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये PTI का एहतजाज आपको जस्टिफाई लगता है? क्योंकि जब PTI हुकूमत में थी, हम इनसे महंगाई के हवाले से जब सवालात करते थे तो हमें एक ही उज़्र पेश किया जाता था कि इस खित्ते में, पूरी दुनिया में, आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस हाई है। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, हर जगह महंगाई हो चुकी है। आज भी ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में महंगाई है। तो क्या आज तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ मार्च जस्टिफाई है सर? जी शुक्रिया शाजिया। बहैसियत अपोजिशन ऑफ कोर्स ये PTI का जमहूरी हक है कि वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करे, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो इस वक्त इन्फ्लेशन और सुपर कमोडिटी जो उसकी जो प्राइस हाइक की जो वेव चल रही है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। जब PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने महंगाई मकाओ मार्च शुरू किया था तो मेरा उस वक्त भी ये कमेंट था कि अगर इनको मौका मिला तो ये महंगाई ख़त्म नहीं कर पाएंगे, और यही कमेंट मेरा आज भी है कि अगर आप
इस सूरत हाल में पीटीआई को कल लाके गवर्नमेंट दे देते हैं तो पीटीआई भी इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त ये हमारे सियासतदानों के बस की बात नहीं है। ये आपको मुकाबला करना है कि आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, आपको अपने रुपए की कदर कैसे बढ़ानी है डॉलर के मुकाबले में, महंगाई को कम करना। इसलिए भी आप समझते हैं कि बस की बात नहीं है। जब तक आपको IMF से पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक आपको आपके दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिलेंगे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सर देखिए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बिल्कुल, IMF इज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसीलिए इसको कहते हैं। पिछली हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत ने भी कोशिश की, 2 महीने तकरीबन इन्होंने ज़ाया किए, सऊदी अरब से पैसे हासिल करने की कोशिश की, चाइना से पैसे हासिल करने की कोशिश की। पिछली हुकूमत को तो 1 साल में दोस्त हुकूमतों से कुछ इमदाद मिल गई थी, जिसकी वजह से वो 1 साल डिले करने में कामयाब हो गया IMF के पास जाना। गो के अगर वो शुरू में ही चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरह से इस हुकूमत के लिए भी अगर ये आते ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विन करने के बाद आते ही अगर ये IMF का प्रोग्राम रिज्यूम कर लेते तो शायद रुपया जो है वो आज 185-186 रुपए पर डॉलर होता और बजट पास करवाना भी इतना मुश्किल ना होता। डिले की वजह क्या थी? डिले की वजह क्या थी? मौजूदा हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही थी कि IMF की शराइत माने बगैर या पेट्रोल प्राइसेस को हाई के बगैर हमें पैसे मिल जाएंगे, एक्सपेक्ट किए बैठे थे, जिसकी वजह से देर हो गई। देखिए, मौजूदा हुकूमत ने भी वही प्लान ऑफ एक्शन अपनाया जो कि पिछली हुकूमत ने अपनाया था कि पहले दोस्त मुल्कों से ट्राई की जाए। तो वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से इमदाद की हासिल करने की कोशिश की, चाइना से इमदाद हासिल करने की कोशिश की, बाकी दोस्त ममालिक से रब्ता किया गया। लेकिन चूँकि इस वक्त तमाम जो हुकूमतें हैं उन्होंने अपने डिपॉजिट्स का जो रोल ओवर है उसको IMF प्रोग्राम से मशरूत कर रखा है, तो मजबूरन हुकूमत को फिर IMF की तरफ जाना पड़ा। और 28 मई को हमने देखा कि 26 मई को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद 28 मई को दोहा में मुज़ाकरात जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी वो जो बजट के नंबर्स हैं और जो कुछ प्रायर एक्शन जो हुकूमत पाकिस्तान ने लेने हैं वो उस बजट में शामिल नहीं, बल्कि उनके उलट काम उसमें किया गया। पर्सनल इनकम टैक्स पे, GST एग्जम्पशंस पे। तो इसका मतलब है कि जो मरियम नवाज ये बातें कर रही थी कि 300 रुपए तक पेट्रोल जाना है, अभी प्राइसेस और हाई होंगी IMF के प्लान के मुताबिक, IMF से मुआहदे के मुताबिक। उसके बाद आपके बजट के नंबर्स भी चेंज हो गए, आदाद शुमार भी सब बदलेंगे, फिर अवाम के सामने लेकर आए जाएंगे और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे हमें IMF से पैसे मिलेंगे। देखिए, इस वक्त बजट तो रिवाइज हो रहा है और होपफुली अगले हफ्ते में रिवाइज नंबर्स के साथ बजट जो है वो अप्रूव होगा और वो IMF के साथ शेयर करके उनकी मुशावरत से बजट अप्रूव होगा। डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है PDL, जिसके लिए हुकूमत ने 750 अरब रुपये रखे हैं, डिपेंड करता है कि फाइनल नंबर्स कितने होंगे, लेकिन ये तकरीबन 5 रुपये पर लीटर जो है ये तो उनको हर महीने पास ऑन करना पड़ेगा। असल जो महंगाई आएगी वो आएगी बिजली के बिल बढ़ने से। 5 रुपए पर लीटर हर महीने, तो फिर ये 300 तक जाएगा। मतलब कि अब आप ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह पहले 30-30 रुपए करके बढ़ाया गया, अब 5-5 लीटर करके बढ़ाया जाएगा, 5-5 रुपए। अगर हमें PDL जो बजट के मुताबिक PDL जो है 750 अरब रुपया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का अगर इकट्ठा करना है हुकूमत को, तो फिर उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो हर महीने इस लेवी जो है 50 रुपये पर लीटर की लेवी इस वक्त बजट में रखी गई है कि उसको वो ग्रेजुअली पास ऑन करना शुरू करे। अगर बजट में PDL कम हो जाता है रिवाइज नंबर्स में तो वो अलहदा बात है, लेकिन आज के नंबर्स के मुताबिक 5 रुपये पर लीटर जो है वो तकरीबन पास ऑन करना होगा। इसी तरीके से गैस के बिल्स जो हैं सुई नॉर्दर्न में तकरीबन 46% बिलों में इजाफा होगा, सुई सदरन में 44% के करीब टैरिफ में इजाफा होगा। बिजली के जो बिल हैं उनमें 7 रुपये 98 पैसे जो है वो बेस रेट 3 फेजेस में बढ़ाया जाएगा। तो महंगाई जो है ये तो अभी शुरू हुई है, अभी तो महंगाई मतलब कि हालात वो आ रहे हैं कि बिजली मिले ना मिले, गैस मिले ना मिले, बट यू हैव टू पे, आपको पे करना है। घरों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो, 20-20 घंटों की लोड शेडिंग हो, बट यू हैव टू पे। अब वो हालात देखिए, इस वक्त आपका एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो आपका 4% ऑफ GDP है। गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 1% ऑफ GDP है, यानी अगले साल में अगर आप 5% के करीब ग्रो करें तो वो सारी रकम जो आप ग्रो कर रहे होंगे GDP की वो सिर्फ बिजली और गैस के जो सर्कुलर डेट है उनको पूरा करने में लग जाएगी, तो इसको निकल जाएगी। तो इसको रोकना होगा। आप
जाहिर है कि अगर पूरी दुनिया में ये चीज़ें बढ़ी हैं तो हुकूमत के पास ना तो इतने वसाइल हैं, ना हुकूमत इसको कर पाएगी। सिर्फ एक चीज़ कर सकती है और वो ये है कि सोशल सेफ्टी नेट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। टारगेटेड सब्सिडीज़ की जो है IMF में परमिशन मौजूद है, टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ देखा जाए, जो रोज़गार बढ़ाने के मौके पैदा किए जाएँ ताकि लोगों को उनका पहिया चलता रहे, रोजी रोटी मिलती रहे। लेकिन अगर कोई हुकूमत, कोई पार्टी इस वक्त ये दावा बिजली बचाने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए फिर तो ताजिर बिरादरी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हुकूमत के साथ कि आप 9 बजे मार्केटें बंद करते हैं। वो कहते हैं आप 9 से 10 तक का टाइम करें और जो 1 घंटा होगा ये हम अपनी बिजली इस्तेमाल करेंगे, हम अपने जनरेटर यूज कर लेंगे, लेकिन आप मार्केट्स बंद ना करें। अब तो ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज होने जा रही है कि आप इतनी जल्दी मार्केट्स क्यों बंद कर रहे हैं। अपने जनरेटर इस्तेमाल करके भी तो आप पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करेंगे ना। असल इशू तो इस वक्त डॉलर्स का है कि अगर आपके पास डॉलर्स जो है वो अब 9 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए हैं, 5 हफ्ते की इंपोर्ट के टोटल डॉलर्स रह गए हैं। अगर आपका IMF के साथ मुआहदा तय नहीं पाता, अगर दोस्त ममालिक से रोल ओवर नहीं होता, तो फिर ये बहुत रेड अलर्ट हो रहा है इस वक्त। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि हमेशा वेंटिलेटर पे रहती है, इस वक्त वो ख़तरे के निशानात को टच कर रही है और फौरी तौर पे इस वक्त हुकूमत को IMF का प्रोग्राम बहाल करवाना है और जो भी उसकी कमिटमेंट है वो पूरा करना होंगी। ये सियासी तौर पे बहुत मुश्किल फैसले हैं एक ऐसी हुकूमत के लिए जो कि लेकिन हुकूमत प्रायर एक्शंस तो सारे कर चुकी है ना डॉक्टर साहब। नहीं, अभी नहीं हुए ना। आपका जो बजट है उसके प्रायर एक्शन सारे नहीं हुए अभी प्रायर एक्शन रहते हैं। अभी आपका इनकम टैक्स की स्लैब्स जो हैं वो वापस जाएंगी, रिवाइज होंगी। इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो रिवाइज होंगे, वो थोड़े से बढ़ाए जाएंगे। जो GST एग्जम्पशन दी है बीज पे और ट्रैक्टर्स पे और सोलर पैनल्स वगैरह पे, अभी वो भी एक कंट्रोवर्शियल मामला बना हुआ है, उसको भी हुकूमत को देखना होगा। तो अभी काफ़ी सारे उसमें हिकअप्स हैं। ये जो मामला हैं रेवेन्यू के सूबे जो हैं, उसमें बजट में लिखा है कि वो 800 अरब रुपए के सरप्लस देंगे, जबकि 322 बजट आ चुके हैं। अभी तक सिर्फ 91 बिलियन रुपीस का सरप्लस हमें नजर आता है। तो इतना लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट है। तो आप साहब एक चीज बताइए, इंपोर्ट्स कब तक बंद रहेंगी? इससे हमें कितना फायदा हो रहा है इंपोर्ट्स बंद होने से? आपका डॉलर बाहर नहीं जा रहा है, इंपोर्ट बंद कब तक रहेंगी? और जिन ममालिक से हमने इंपोर्ट बंद किया उसका रिएक्शन आपको लगता है नेगेटिव भी आ सकता है, वो भी पाकिस्तान से लेना बंद कर देंगे? हम तो अपने एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जिनके साथ अपनी इंपोर्ट बंद करें वो पाकिस्तान के साथ अपनी इंपोर्ट बंद कर देंगे, देन व्हाट नेक्स्ट? जी, वक्ती तौर पे इसका फ़ायदा हो रहा है। जाहिर है कि आपके डॉलर्स जो हैं उसका आउटफ्लो थोड़ा कम हुआ है। WTO के मुताबिक हम इसको गैर मुय्यना मुद्दत तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते अपनी इंपोर्ट्स जो हैं वो बंद नहीं कर सकते। इस वक्त जो इंपोर्ट्स बंद की गई हैं उसके लिए हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का जो है वो सहारा लिया और इसमें तकरीबन 4 से 6 माह मैक्सिमम आप इंपोर्ट बंद रख सकते हैं। वो भी IMF के आशीर्वाद के साथ कि IMF बताता है कि जी ये मुल्क इस वक्त माली दुश्वारियों में है, ये कोई मीडियम टू लॉन्ग। लेकिन आपको नहीं लगता इससे हमारी जो एक्सपोर्ट है उस पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमारा बहुत सा हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमने जो चीजें यहाँ बनाते हैं उसका सारा सामान तो हम बाहर से इंपोर्ट ही करते हैं ना, तो आपकी एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स के फिर कैसे पूरे होंगे? नहीं, देखिए इस वक्त जो इंपोर्ट सिलेक्टेड आइटम्स पे बंद है, हर चीज़ की इंपोर्ट तो बंद नहीं है। रॉ मटेरियल जो है वो तो आ रहा है, जो आपकी लग्जरी गुड्स के ज़ुमरे में शुमार होता है कोट एंड कोट, और बड़ी गाड़ियाँ उनकी इंपोर्ट बंद है, यानी इंपोर्टेड फूड और चॉकलेट्स और चीज़ और जूसेस, जो कि गो के उसकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी नहीं बनती, लेकिन सिम्बॉलिकली ठीक है, एक फैसला अच्छा है। असल जो चीज़ जिसकी इंपोर्ट बंद की गई है वो लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट है, जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट हैं, उनकी इंपोर्ट बंद है, या और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट जो है वो बंद की गई है। ब्रांडेड शूज़ और ब्रांडेड कपड़े वगैरह जो पाकिस्तान में आ रहे थे, तो उस तरह की चीज़ों की इंपोर्ट बंद है। रॉ मटेरियल की इंपोर्ट जो है वो बंद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तानी हुकूमत और TT के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर से हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन हर बार मुज़ाकरात का नतीजा नाकामी की सूरत में निकलता रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये कि तालिबान के जो मुतालबात हैं वो किसी सूरत उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे।
उनके मुतालबात में तालिबान कैदियों की रिहाई, दूसरा उनका मुतालबा होता था वजीरिस्तान और साबका कबायली इलाकों से फौज का इनखला। माजी की तरह मकामी मलेशिया को वो कहते हैं कि उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों की वापसी होनी चाहिए और साबका कबायली इलाकों का निज़ाम बहाल करने का मुतालबा सबसे बड़ा मुतालबा है। फाटा का जो इंजमाम है वो कहते हैं इसको वापस लिया जाए। याद रहे कि जो मुज़ाकरात हैं ये अफगान तालिबान की सालिसी पर हो रहे हैं, तो सवाल ये है कि अफगान तालिबान कितना असर रसूख उन पर रख सकते हैं, कितना उनको कायल कर सकते हैं कि वो अपने मुतालबात से पीछे हटें, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही टीटीपी है जो 20 साल तक यही लोग अफगान तालिबान के हमरा अफगानिस्तान जंग में का हिस्सा रहे हैं, लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। तो हमें ये किस हद तक उम्मीद रखनी चाहिए कि जो अफगान तालिबान है ये टीटीपी को मना लेंगे, इनके जो मुतालबात हैं वो उससे पीछे हटने को तैयार हो जाएंगे अफगान तालिबान के कहने पर। इस वक्त मुज़ाकरात किस स्टेज पर हैं, कितने इम्कानात हैं कामयाबी के, क्या तालिबान तैयार हो चुके हैं अपने जो मुतालबात हैं उनसे पीछे हटने पर, क्योंकि पाकिस्तान से कमेटियां जाती रही हैं, जो उन कमेटियों में कबायली अमायदीन होते थे, जो तालिबान थे उनके रिश्तेदार होते थे, असर रसूख वाले जो लोग थे उनको भेजा जाता था कमेटी में शामिल करके ताकि टीटीपी के साथ जाकर मुज़ाकरात किए जा सकें। इसी पर बात करने के लिए मुझे सीनियर सहाफ़ी ताहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपका। ताहिर खान साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि मुज़ाकरात तो माजी में भी होते रहे हैं लेकिन हमेशा इसका नतीजा नाकामी की सूरत में ही निकला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि तालिबान जो है अपने मुतालिबात से पीछे हटने के लिए कभी तैयार नहीं थे। अब मुज़ाकरात किस स्टेज पर हैं ताहिर खान साहब? बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। जो जरगा गया था 1 और जून को जो उनकी मुलाकातें हुई थी, यानी मुश्तरका पश्तून जरगा उसको बाद में नाम दिया गया था, जिसमें न सिर्फ कबायली इलाके बल्कि कबायली इलाकों बल्कि दीगर जो मसलन उसमें जो बैरिस्टर सैफ थे वो पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला के वो मुआविन ख़ुसूसी भी हैं और वो सवाबी के हैं, इसी तरह और लोग भी थे। तो उनका जो रोल था वो टीटीपी के कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मुतालबात थे वो यहाँ रियासती इदारों के साथ शरीक करना था। और फिर जो एक मसले पे तालिबान ने ज़्यादा ज़ोर दिया था कि जिस तरह आपने कहा भी कि जो अभी अज़ला है कबायली साथ जो है पाकिस्तान के, इनको वापस पुराना वो जो फाटा होता था, लेकिन 3 महीने का फिर वक्त दिया गया है या वक्त मांगा गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला मुतालबा मंजूर होगा। और वैसे भी जो मुसल्लह ग्रुप से उनके मुतालबात इस तरह तो तस्लीम, मेरा नहीं ख्याल कि वो तस्लीम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के आईन में एक तरमीम हुई है, बहुत ज़्यादा लोग उस इंज़माम के हक़ में थे, तो ये एक ग्रुप के कहने पे तो नहीं होगा। तो लिहाजा मुतालबात तो ऐसे हों कि जो दुनिया भी समझती है कि वो हल हो सकते हैं। हाँ, वो कैदियों का मुतालबा कर सकते हैं। कैदियों का मुतालबा भी इतना आसान नहीं है। मसलन जो 2 अहम रहनुमा का उन्होंने रहनुमाओं का मुतालबा किया था, मुस्लिम खान और महमूद खान। तो मुस्लिम खान जो सवात में तालिबान के अमीर हुआ करते थे, माफ़ कीजिएगा तर्जुमान हुआ करते थे, उसको 2016 में फांसी की सज़ा हुई थी, सुनाई गई थी और आर्मी चीफ ने उसको कन्फर्म भी किया था। तो उसको अगर माफ़ी होगी तो वो तो आसान तो नहीं होता ना, सदारती उसके लिए एक माफ़ी का एक सिलसिला होता है। तो लिहाजा चलो कैदियों का मसला हल हो सकता है, मुकदमात वापस हो सकते हैं, उनके वापस आना वो हो, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं किस्म के। लेकिन ये कि फ़ौज ने वहाँ से फ़ौज कैसे जा सकती है कि जब वो हमारे साथ जो अज़ला है कबायली उसमें 6 के सरहद मकामी मलेशिया को सिक्योरिटी की आप जिम्मेदारियां दे दें, फ़ौज को यहाँ से निकाल दें। सर, ये अगर मुतालिबात अगर नहीं माने जा सकते हैं और फिर फाटा के इंतजाम का मामला जारी है, पार्लियामान ने किया है, बाकायदा इस पर कानून साजी हुई है, अब तो वो कर सकता है जिसके बाद 2/3 मेजॉरिटी हो। ये सब इतना आसान काम नहीं है इनकी शराइत पर अमल दरामद करना। तो सर, फिर किस हद तक हम कह सकते हैं कि इम्कानात है मुज़ाकरात की कामयाबी है? फिर तो एक ही सूरत हो सकती है कि तालिबान अपने मुतालबात से पीछे हट जाए। क्या वो तैयार होंगे? मेरे ख्याल में दोनों फरीक जो है, पाकिस्तानी रियासत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लदम, कोई रास्ता ये निकालेंगे। ये जो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी हुई है, फायर बंदी हुई है, ये भी एक अलामत है कि दोनों साइड इस मसले का हल निकालना चाहते हैं और मेरे ख्याल में हल निकालना भी चाहिए, क्योंकि टीटीपी का इस वक्त जो उनकी जो पोजीशन है
वो माजी की निस्बत मजबूत है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उनके पास अब वो पुराने वाला अमरीकी ड्रोन हमलों का ख़तरा नहीं रहा। वो उनके लिए साबिक़ हुकूमत का जिस तरह उनके खिलाफ कैंपेन करते, वो तो सारे जेलों में थे, ये तो अगस्त में रहा हुआ गुज़िश्ता साल, वो ख़तरा उनके लिए नहीं रहा, क्योंकि वो अफ़गान तालिबान के किस्म के मेहमान हैं। और जब अफ़गान तालिबान यहाँ आए थे, जब वहाँ लड़ाई शुरू हो गई थी, अमरीकी वहाँ पर का ऑपरेशन शुरू हो गया, तो यहाँ तो वो पाकिस्तानी तालिबान के मेहमान थे, तो और फिर दोनों का नज़रिया, दोनों का वो जब के सोच, वो सारी एक है। इसी वजह से तो सालिसी का किरदार भी था, क्योंकि अफ़गान तालिबान पे भी एक दबाव है, क्योंकि देखे ना, ये बड़ा अजीब सा है कि एक करदम तंजीम जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी उनके लीडर्स जो है वो दहशतगर्द के फहरिस्त में शामिल है, तो एक सवाल तो पैदा होता है ना कि कैसे एक करदन तंजीम जो एक रियासत के खिलाफ लड़ती है, उसको एक दूसरे मुल्क में कैसे उनको वहाँ पर पनाह दी जाती है, या वो रहते हैं वहाँ पर, वो ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो यही कहता है कि वहाँ से ऑपरेशन होते हैं हमारे इलाकों में। तो अफ़गान तालिबान के लिए भी एक चैलेंज है और पाकिस्तानी तालिबान पे भी एक दबाव है, लेकिन हमारी रियासतों पर भी एक रियासती अफ़गान तालिबान किस हद तक असर रसूख रखते हैं TTP पर? जैसे मैंने पहले कहा कि 20 साल तक आप अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर जंग लड़ते रहे हैं, यही बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वाली बात जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने खुद जब 1 जून को वो शरीक थे जिरगा और TTP के मुज़ाकरात में, तो उन्होंने ये बात की थी कि वो पाकिस्तानी तालिबान पे दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मुश्तरका तौर पर अमरीकियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। तो लिहाजा अफ़गान तालिबान उन पर दबाव बिल्कुल भी नहीं डालेंगे ना, लेकिन वो सहूलतकारी ज़रूर कर रहे हैं, सहूलतकारी वो करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान में ये जो तशद्दुद माजी में थोड़ी सी थी वो भी ख़त्म हो, लेकिन वो और उनका असर ज़रूर इसलिए है उन पे कि पाकिस्तानी तालिबान अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझते हैं, उनके साथ बैत करते हैं, तो एक ताल्लुक उनका है। और हाँ, अगर अफ़गान तालिबान चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो दबाव नहीं डालेंगे, ना वो पाकिस्तान के हवाले करेंगे। तो सर, इंटरनेशनली हम पर इस पर कितना आप समझते हैं कि प्रेशर मजीद और आ सकता है कि दहशत पूरी दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा की जो लिस्ट है दहशत गर्दों की, उसमें वो लोग शामिल हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को कौमी धारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को माफी दे रहे हैं, तो एक इंटरनेशनली भी तो सर हम पर प्रेशर होगा ना। आगे हम 20 साल इस जंग का, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा रहे, हम पर इतने इल्जामात लगते रहे हैं, तो सर एक इंटरनेशनली हम इसको कैसे डील करेंगे? हाँ जी, वो अब देखना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात एक मरहला तो आता है कि लड़ाइयाँ होती है, जंगें होती हैं, लेकिन फिर लोग बैठते हैं, मुल्कें बैठती हैं, ग्रुप्स बैठते हैं, जिस तरह यमन में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और कभी कभी फ़लस्तीन में भी हो जाते हैं, तो वो तो एक सिलसिला होगा। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है, वो दुनिया अब देख रही है कि मुआहदा होता है कि नहीं, मुआहदा होगा तो किन शराइत की बुनियाद पे होगा, क्या उस मुआहदे से इस तरह मुसल्लह ग्रुप्स को उनको तो इनकरेज नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें वो देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो मुज़ाकरात की मुखालिफत नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक और चीज़, ताहिर खान साहब एक बात, ठीक है बिल्कुल मुज़ाकरा, हर जंग का जो हाल होता है वो मुज़ाकरात ही होते हैं, ऐसी भी तो इत्तलात है ना कि बहुत से TTP के लोग दाइश में जाकर मिल रहे हैं, वो आपके साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, उधर से जाकर दाइश के साथ मिल जाएंगे, तो आप किन किन ग्रुपों को अपने साथ जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए बिठाएंगे? फिर आपको एक और नए ग्रुप के साथ लड़ने की तैयारी करना पड़ेगी, मतलब कि लोग चेहरे वही होंगे, नाम बदल जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। दाइश में एक खदशा तो माजी में भी होता रहा, अब भी रहेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हालांकि TTP के लोग, आपको याद होगा कि TTP के बड़े अहम रहनुमा हाफिज सईद खान थे, शाहिदुल्लाह शाहिद थे, वो TTP से दाइश में चले गए थे, बल्कि जो दाइश का इस खित्ते के लिए सबसे पहला जो तस्लीम शुदा जो उनके लीडर थे, अमीर थे, हाफिज सईद खान और अगज़ई के थे, तो उनको ना अमीर बनाया, अबू बकर बगदादी जिंदा थे, उन्होंने बनाया था, उसको तस्लीम भी किया था, तो वो तो एक खतरा रहेगा। लेकिन इस सूरत हाल में जो मौजूदा है कि जब अफगानिस्तान से TTP ऑपरेट करती है, इस सूरत हाल में हाँ इंडिविजुअल तो जा सकते हैं 2, 3, 4, 5, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप तो अफगान तालिबान की हुकूमत है,
दाइश में जाना अफगान तालिबान से दुश्मनी होगी, क्योंकि अब दाइश अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ते हैं वो लोग, उनको वो नहीं समझते, सही नहीं समझते। तो लिहाजा टीटीपी से ज़्यादा लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इस माहौल में, क्योंकि टीटीपी को मसला नहीं है, अब टीटीपी अब बड़ी आज़ाद तरीके से अफगानिस्तान में वो रह रहे हैं, और मेरे ख्याल में वो भी चाहते होंगे, जो मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके ज़हन में भी होगा कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकते और फिर जंग नहीं कर सकते इस तरह तवील, और फिर उन्होंने भी अपने इलाके में आना है। तो दाइश वाला ख़तरा इतना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल जा सकते हैं, जो माजी में अफगान तालिबान से भी लोग गए हैं। ये आसान तो नहीं होता लोगों को तैयार करना। अब जगह काबुल में अगर वो मुसलसल हमले करते तो इसका मतलब है काबुल में उनका कोई सेटअप तो है। अगर वो छोटी सी जगह से, जिस तरह मैंने कहा निंगरहार की छोटी सी कोट के वो जगह से वो पूरे अफगानिस्तान में फैल गए, तो आसान तो नहीं होता। फंडिंग होती है, सपोर्ट होती है, ट्रेनिंग होती है, ये काम इतना ज़रूर। जाहिर बात है कि जो आपकी बिल्कुल सही आपने कहा कि इस खत्ते में जो लोग अमन नहीं चाहते और इस तरह ग्रुप्स को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये मुश्किल तो रहेगा, ये सिक्योरिटी तो रहेगी। वो वजह इसके कि दीगर ममालिक उनको सपोर्ट करे, वो तो हमें सपोर्ट करे, वो तो अफगानिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करे कि इन लोगों का रास्ता रोके, इनको ख़त्म करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।